Hello everyone, this is Advocate Pushkar Joshi and welcome to our channel Pushkar Joshi Legal. I hope you like my video and अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। हालांकि अब ये नहीं बोल सकता कि लाल रंग का बटन है क्योंकि अभी ब्लैक कलर का बटन हो गया है। जैसे मैंने ब्लैक कोट पहना है वैसे ही ब्लैक कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब के नाम से उसे सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद बेल आइकन जरूर दबा देना क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि अभी हमारी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं हुई है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दो। हाँ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। अब ये तो हो गई हमारे चैनल से रिलेटेड बात। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पे, जिसपे हम आज बात करेंगे, दैट इज हाउ टू रीड बेयर एक्ट। तो एक बेयर एक्ट जो होती है वो इंपॉर्टेंट बहुत रोल प्ले करती है किसकी लाइफ में, एक लॉ स्टूडेंट की लाइफ में, एडवोकेट की लाइफ में, जुडिशियल एस्पिरेंट्स की लाइफ में, सबकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बेयर एक्ट। लेकिन बेयर एक्ट होती क्या है? तो बेयर एक्ट बेसिकली एक एग्जैक्ट टेक्स्ट होता है किसी भी स्टैट्यूट का जो एक लेजिस्लेशन पास करता है। तो अगर आपको बेयर एक्ट रीड करनी आ गई तो मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से, सब किसी के हिसाब से, बेयर एक्ट आप अगर रीड करना सीख गए तो आपको सब इजी हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये एक सब्जेक्ट भी होता है, मतलब मेरे हिसाब से नहीं, एक जनरल एक सब्जेक्ट होता है, उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। वो उसके बारे में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन हाँ, वो स्टार्टिंग में हमेशा पढ़ना चाहिए एक जुडिशियल एस्पिरेंट को और एक लॉ स्टूडेंट को या एडवोकेट को, ये जरूर पढ़ना चाहिए। बट अगर मान लो आप नहीं उसको इतना टाइम दे पा रहे तो मैं हूं ना, तो आपको मैं बता देता हूँ कुछ ऐसी छोटी छोटी बेसिक टिप्स मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप एक बेयर एक्ट को पढ़ सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विथ फर्स्ट टिप। दिस इज द फर्स्ट टिप जो आपको हमेशा फॉलो करनी है कि स्टार्ट विद द स्मॉल बेयर एक्ट। स्मॉल बेयर एक्ट, तो मैं इसको आपको इस हिसाब से, आपको ये लेक्चर ओनली इसी हिसाब से बताया जा रहा है जिससे कि उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक बेयर एक्ट्स को स्टार्ट नहीं करा है, और अगर मान लो स्टार्ट भी करा है तो कुछ इतना ज्यादा नहीं समझ में आया। तो जो हमारी सबसे पहली टिप है, हमेशा छोटी बेयर एक्ट से अपना स्टार्ट करना है। छोटी बेयर एक्ट कैसे? जैसे ये हमारी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और हिंदू लॉ की बेयर एक्ट। ठीक है, तो ये जो दोनों बेयर एक्ट है ये बड़ी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बेयर एक्ट में नहीं आती। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बहुत ज्यादा सेक्शन है, बट हिंदू लॉ की जो बेयर एक्ट है उसके अंदर ये सिर्फ एक बेयर एक्ट नहीं, इस बेयर एक्ट के अंदर 5 बेयर एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सारे के सारे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं तो आप स्टार्ट कर दो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से, मान लेते हैं। ठीक है, उसमें सेक्शन है ऑलमोस्ट 28 to 30 सेक्शन है। ठीक है, 30 सेक्शन इज क्वाइट इनफ। अगर वो भी नहीं तो आप गार्जियनशिप एक्ट से स्टार्ट कर लो, उसमें और भी कम है। या फिर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से स्टार्ट कर लो, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। ऐसा नहीं कि आप अब जब स्टार्ट ही कर रहे हो, आप स्टार्टिंग में सबसे पहले आपने बेयर एक्ट ही उठा लिया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड भी है प्लस इतनी बड़ी भी है, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो फर्स्ट टिप हमेशा फॉलो करो कि हमेशा छोटी बेयर एक्ट से स्टार्ट करना है पढ़ना। ठीक है, जब आपको पहली छोटी वाली पढ़नी स्टार्ट आ गई, मतलब समझ में आ गई, जल्दी खत्म हो गई, तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, प्लस चीजें समझ में आने लग जाती है। ठीक है, तो पहली टिप्स क्लियर। सेकंड टिप, नाउ द सेकंड टिप कि यूज योर प्रिफरेबल लैंग्वेज बेयर एक्ट। देखो, मार्केट में अलग अलग कंपनी की बेयर एक्ट है, अलग अलग लैंग्वेज में बेयर एक्ट है। जो आपको जिस लैंग्वेज की बेयर एक्ट अगर आपको प्रीफर करती है, अगर आपको इंग्लिश में अच्छी लगती है, पढ़ने में इजी रहता है, यूज इंग्लिश वाली बेयर एक्ट। अगर आपको लगता है कि हिंदी वाली बेयर एक्ट में आप कंफर्टेबल हो तो उसको यूज करो। अगर किसी और लैंग्वेज में और उस लैंग्वेज की बेयर एक्ट आपको अवेलेबल हो जाए तो उस लैंग्वेज की करो। जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में आप इंग्लिश में ही बेयर एक्ट उठा लो और आप ट्राई कर रहे हो, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बट वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सेकंड टिप आपको हमेशा फॉलो करनी है, वो लैंग्वेज की बेयर एक्ट ले लो जो आपको कंफर्टेबल हो, जिसमें आप। अब हमारी थर्ड टिप आती है। सो थर्ड टिप हमारी आती है, थर्ड टिप है हमारी कन्वर्ट इट इनटू हिंदी। अब मान लेते हैं कि आपने एक इंग्लिश की बेयर एक्ट ली, ठीक है, और हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हर कोई बोलना जानता है और बहुत इजीली समझ में आ जाती है। तो हमने बेयर एक्ट मान लो हमने ले ली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम डेफिनेशन में गए। डेफिनेशन हमने मान लो कोई भी रैंडमली अभी उठा लेते हैं, हमने उठा ली डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज सी। ठीक है, अब इसके अंदर हम देख रहे हैं सेक्शन में क्या बोला हुआ है, यहाँ पे लिख के बता दो। ओके, तो हमारी क्या थी, सेक्शन 2 सबसेक्शन सी, उसके अंदर हमें प्रोमिसर और प्रोमिसी की डेफिनेशन दे रखी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। डेफिनेशन क्या बोलती है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर, इन्वर्टेड कॉमा में। अच्छा, एक अभी मैं पहले एक चीज बता दूं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और जो ये बहुत सारे फुल स्टॉप, ये सारी चीजें होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेयर एक्ट को रीड करने के लिए।
वो मैं होगी मैं बता दूंगा इसी वीडियो में। अगर ये वीडियो लंबी हो गई तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। सो इसीलिए सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर, ठीक है। हमारा क्या था थर्ड टिप कि इसको कन्वर्ट कर देना है हिंदी में, तो हम इसको एग्जैक्ट हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब द पर्सन, एक इंसान, मेकिंग, बना रहा है क्या, एक प्रपोजल। एक इंसान जो प्रपोजल बना रहा है वो कहलाता है क्या, प्रोमिसर, समझे। तो इसको हमने, अभी यहाँ पे कॉमा आ गया तो हमें यहाँ पे रुकना होता है। ये चीजें मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे करना है, ठीक है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर, मतलब एक इंसान जो बना रहा है क्या, प्रपोजल, उसको कहते हैं प्रोमिसर। सेम चीज एंड, कॉमा के बाद हम थोड़ा सा रुके, फिर एंड द पर्सन, एक इंसान, एक्सेप्टिंग, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है क्या, प्रपोजल, ठीक है। एक प्रपोजल किसी ने बनाया, मान लेते हैं ये प्रपोजल है, इसको किसी ने बनाया और इसने इसको ले लिया, वो क्या कहलाता है, एक प्रोमिसी, ठीक है। तो ये हमें कैसे समझ में आया, अगर मैं इसको, अगर आपको उसी टाइम समझ में आ जाता है अच्छा है, लेकिन मान लेते हैं इसमें, ये तो बहुत इजी लैंग्वेज में था, मान लो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स है जिसका मतलब नहीं पता, तो आपको कुछ नहीं करना। मैंने क्या बोला, कन्वर्ट इट इनटू हिंदी। मैंने ये नहीं बोला अपना दिमाग लगा के करो, मैंने ये नहीं बोला कि कहीं किसी से पूछ पूछ के करो। हम अभी इस, मतलब दुनिया में रह रहे हैं, ऐसी जनरेशन में है जो हम इसको बस सीधा सीधा इसको कॉपी करूंगा मैं गूगल पे, उसमें आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे लिखो ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, मतलब इंग्लिश इनटू हिंदी, सेम टू सेम डेफिनेशन को आप डाल दो गूगल पे, उसको डेफिनेशन का सीधा हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। हिंदी में आ गया, समझ में आ जाएगा। मान लो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा गूगल पे, उसमें ये भी ऑप्शन होता है कि आप क्लिक करो, ऑडियो में सुनाई भी देगा, तो वो बड़ा इजी हो जाएगा। मान लो आप कुछ पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पे आपको ये चीज करना है, ठीक है। तो 3 टिप हो गई हमारी। पहली हमारी बताए क्या थी हमारी पहली टिप, बोलो जल्दी से, कमेंट्स में मत बोलो, ऐसे जनरली बोलो भाई। पहला सबसे स्मॉल बेयर से स्टार्ट करना है, ठीक है। दूसरा दूसरा अपनी प्रिफरेबल लैंग्वेज के बेयर से स्टार्ट करना है। और थर्ड थर्ड है कन्वर्ट इट इनटू हिंदी। अगर आप इंग्लिश बेयर से पढ़ रहे हो, हिंदी में उसे कन्वर्ट करो। अगर आप मान लो इंग्लिश से पढ़ रहे हो और आपको कोई और लैंग्वेज आती है, मान लो आपको बंगाली में अगर आपको करना है तो बंगाली में कन्वर्ट कर दो, मतलब उसको कन्वर्ट करो जिसको पढ़ने में आपको समझ में आ जाए, एकदम कैच हो जाए, ठीक है। ओके, तो ये रही हमारी नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, नेक्स्ट स्टेप हमारी है कि ब्रेक इट एंड रीड इट। ओके, तो अभी से डायरेक्ट से देखते हैं हमारा क्या है, ब्रेक इट एंड रीड इट। सेक्शन 13 मैंने उठाया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जस्ट कि आपको समझाने के लिए, ठीक है। सेक्शन 13 में क्या बोला है, टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे आर एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है। सेक्शन 13 बात करता है, डेफिनेशन है किसकी, कंसेंट की। कंसेंट क्या होता है उसको बताया गया है किसके अंदर, सेक्शन 13 के अंदर। अब इसको कैसे पढ़ना है, ब्रेक इट एंड रीड इट। तो इसको मान लो आपने एक गो में पूरा का पूरा पढ़ा, एक पूरी सेंटेंस है, इसके बीच में कोई कॉमा नहीं है, कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, कोई एंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधा सीधा पूरी एक स्टेटमेंट है क्या, टू और मोर पर्सन, ठीक है, आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब इसको कैसे करेंगे, इसको ब्रेक करना है, इसको हमें मान लो जितने हिस्से आप करना चाहो, इसको तोड़ मरोड़ के जितने हिस्से करना चाहो, लेकिन आपको मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो क्या इसमें बोला, टू और मोर पर्सन, यहाँ पे एक ही हो गया, हमने इसको तोड़ दिया। यहाँ पे क्या बात करी, जब दो या दो से ज्यादा लोग, ठीक है, सेड टू कंसेंट, ठीक है, दूसरा हमने ये तोड़ दिया, टू और मोर पर्सन सेड टू कंसेंट। अभी और देखिए, व्हेन दे एग्रीड अपॉन द सेम थिंग, व्हेन दे एग्रीड अपॉन, हम यहाँ पे व्हेन दे एग्रीड अपॉन, यहाँ तक एक हो गया। अब यहाँ पे सेम थिंग इन सेम सेंस, ठीक है। अब हमने इसके कितने हिस्से कर दिए, एक छोटी सी डेफिनेशन के इतने हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5 6 हिस्से कर दिए। क्या वर्ड, एक अगर मैं वर्ड गिनूं तो लगभग शायद होंगे 20 वर्ड होंगे शायद, कितने हो मैं क्या मतलब समझ में आना चाहिए। तो क्या इसमें देखो, पहला एक हमने क्या इसको तोड़ा कि दो और दो से ज्यादा लोग, ठीक है। हमें जो मैंने आपको पहले वाले भी बताए हैं टिप्स, उसको फॉलो करते हुए चलना है। इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने तोड़ा जब दो या दो से ज्यादा लोग
सेट टू कंसेंट मतलब जब वो कंसेंट देते हैं, कब? जब वो एग्री करते हैं किसी चीज के लिए, सेम थिंग, सेम चीज के लिए, सेम सेंस में, मतलब सेम चीज के लिए कंसेंट दे रहे हैं और सेम सेंस में, उनका दोनों का सोचने का तरीका भी सेम है, ठीक है, तब ये पूरी डेफिनेशन हो गई। मतलब आपको इस तरीके से, मैं आपको भी मतलब समझाने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। जैसे मान लो सेक्शन में आपको इसको तोड़ देना है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग कंसेंट दे रहे हैं किसी चीज पे, जब वो एग्री करते हैं, सेम चीज के लिए दे रहे हैं और सेम सेंस के लिए दे रहे हैं, मतलब ऐसे तोड़ तोड़ के आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको चीजें इजीली समझ में आएंगी। अगर मैं डायरेक्टली अगर आपको बोल दूं एक गो में पूरा पढ़ने के लिए, जब 2 and 2 में ऊपर से ये करें पूरा 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 पढ़ लिया आपने, नहीं समझ में आएगा, पॉसिबल नहीं है। हो जाएगा बहुत, मतलब स्टार्टिंग में कह रहा हूँ, धीरे धीरे जब आप करने लगोगे तब आपके लिए हो जाएगा, बट अभी आप करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी अगली टिप पे आते हैं। तो नेक्स्ट टिप है हमारी जो है लीगल मीनिंग। मतलब लीगल मीनिंग से क्या समझ में आ रहा है? मीनिंग तो मीनिंग होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मीनिंग, लीगल मीनिंग का ये मतलब है कि जब भी मान लो आपको कोई आपने टर्म पढ़ा, आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा, आप सबसे पहले क्या करते हो? जब हम पढ़ते थे अपने जमाने में, तो हम पढ़ते थे भाई डिक्शनरी खोलते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, सब कुछ हाथ में, मोबाइल फोन खोला, सर्च करा गूगल पे, मीनिंग ऑफ दिस, मीनिंग ऑफ दैट। लेकिन आपको ये नहीं करना है मीनिंग ऑफ दिस, आपको हमेशा आप सर्च करना है। मान लो आपने सर्च करा है डेफिनेशन ऑफ लीगल, ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा। मान लो आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ढूंढ रहे हो, मान लो मतलब मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आपको ये नहीं लिखना। आपको हमेशा गूगल पे जब भी सर्च करोगे, आज से अपना एक पैक्ट बना लो, ठीक है, अपने उसूल बना लो कि जब भी आपसे गूगल पे सर्च करूंगा, मैं कुछ भी लॉ से रिलेटेड पढ़ रहा हूँ, तो हमेशा उसके आगे मीनिंग से पहले लीगल लगा देना। लीगल मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लीगल मीनिंग ऑफ फलाना, लीगल मीनिंग ऑफ ढिमकाना, ये अपना पैक्ट बना लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप, क्योंकि एक शब्द के बहुत मीनिंग होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं लीगल मीनिंग के, तो हमें उसका वो मतलब मिलता है जो हमें जरूरत होती है, ठीक है, क्लियर। अब हमारी बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टिप हमारी आती है जिसको कहते हैं लीगल टर्म्स। तो लीगल टर्म्स होते हैं कुछ कुछ जो हमें समझने चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है? बहुत सारे ऐसे लीगल टर्म है जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, उसके लिए आप उसके रिलेटेड आपको आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। अब लीगल आर्टिकल्स जो होते हैं, उसके लिए मैं आपको वेबसाइट बहुत सारी रिकमेंड कर सकता हूँ, जैसे लाइव लॉ, उसमें डेली जजमेंट्स आते हैं लॉ के। आप लॉ ऑक्टोपस में भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, मतलब ये मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आप आर्टिकल्स पढ़ने की हैबिट डालो। सेकंड, लीगल मैक्सिम्स। तो मैक्सिम्स होते हैं, मैक्सिम्स एक लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैक्सिम्स के। अगर आपको नहीं पता तो बहुत बड़ा रोल होता है आपको लॉ को समझने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि हम अभी कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस में ही सारी बातें कर रहे हैं, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस में बता देता हूँ। एक बहुत ही ज्यादा बेसिक लीगल मैक्सिम है जिसको कहते हैं वॉइड एब इनिशियो, जिसका मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, नल होता है, मतलब स्टार्टिंग में ही कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब ये जब ऐसे मैक्सिम्स होते हैं, उसको आप एक अपनी हैबिट बना लो कि डेली बेसिस में आपको एक मैक्सिम पढ़ना है, एक सिर्फ डेली का एक मैक्सिम। जैसे अभी एक तो मैंने बता दिया अवॉइड इशू, वैसे ही आप और भी देखो, पर डेली का एक की बना लो, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। लेकिन मान लो आपकी नहीं बन रही हैबिट, कोई इशू नहीं है, हम है ना, इस चैनल पे आपको हम शॉर्ट्स के फॉर्म में, कम्युनिटी पोस्ट के फॉर्म में आपको लीगल मैक्सिमम हम बताते रहेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ उसके लिए सब्सक्राइब करना है, भूल मत जाना। हाँ, तो ये लीगल मैक्सिम आर्टिकल, इन सबको आप पढ़ना स्टार्ट करो, आपकी हैबिट में आएगी सारी चीजें, ठीक है। तो अब हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारी है कॉमा पर पॉज। कॉमा अगर ऐसे लिखते तो मैंने ऐसे लिख दिया है, कॉमा माने कि जो ये वाला कॉमा होता है, कॉमा जब भी आए उसके बाद आपको पॉज लेना है। जैसे मान लेते हैं हम अभी एक डेफिनेशन उठा लेते हैं, डेफिनेशन उठाए हैं कुछ भी बेयर एक्ट में से ही, और मेन कॉन्ट्रैक्ट के हमने हाथ में ले रखी हो, तो जैसे ये मान लेते हैं सेक्शन 12 में, व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउंड माइंड क्या होता है, तो इसी डेफिनेशन क्या बोलती है? अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ कॉमा है, हमें यहाँ पे रुकना है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा के बाद बोला इफ, फिर दोबारा कॉमा है, हमें यहाँ पे रुकना है। तो ये जो कॉमा वाला पूरा, अगर ये आप समझ में आ गया ना कि कॉमा को कैसे, किस जगह किस कॉमा पे यूज रुकना है, और किस कॉमा पे हमें आगे, मतलब कॉमा के बाद हम कैसे इसको कॉमा को यूज करते हुए कैसे पढ़ सकते हैं,
तो इसके बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और ज़्यादा लंबी होगी तो आप बीच में आप पूरी देखोगे नहीं। ठीक है, तो इट्स बेटर कि मैं इसका सेकंड पार्ट में आपको ये कॉमा से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए ये वीडियो हम करते हैं एंड, ये लेक्चर को ऐड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नॉलेज की बात के साथ। ठीक है, तब तक सब्सक्राइब लाइक कर देना। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको कोई भी डाउट है, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप अपने कोई भी डाउट आप डाल सकते हो इसमें। प्लस अगर आपको कोई भी, अगर आप में से कोई भी मेरी टीम का पार्ट बनना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आपके लिए यहाँ पे भी गूगल का फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है। 2 फॉर्म मिल जाएंगे, पहला टीम का मेंबर लिखा होगा, टीम मेंबर के नाम से होगा, दूसरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दूसरा डाउट, एनी डाउट। अगर इतनी देर में अगर आपको कोई भी डाउट आया, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखना चाहता, मैं स्टार्टिंग में वीडियो छोटी छोटी करके इसके 3-4 पार्ट बना देंगे। वैसे मैंने सोचा था फर्स्ट पार्ट में अभी तो मैंने बहुत कम चीज़ें डाली हैं, बट सेकंड पार्ट अभी करते हैं, उस पर आते हैं और फिर आपको बताते हैं। ठीक है, टिल देन बाय, सी यू, टाटा, लव यू।